ओके सो वेलकम टू आवर चैनल सेवर एजुकेशन एकेडमी। हम लोग नया चैप्टर करने वाले दैट इज चैप्टर नंबर 2 दैट इज पैरेलल लाइंस। आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम है, लाइन एल और लाइन एम बना के रखा है। ऐसे लाइन बनाया जिससे कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। जो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। चलो ये तो बहुत बचपन से आता है, पैरेलल का सिंबल भी आता है हम लोग, पैरेलल का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अब पैरेलल का सिंबल भी आ चुका है। अब इसके बाद जो हम लोगों ने देखा हुआ है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था कि अगर मैं इसके बीच में से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर ये लाइन ड्रॉ कर दूं और उसको लिख दूं लाइन एन, तो ये जो लाइन उसको तोड़ रहा है, जो दो पैरेलल लाइन को तोड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोले? ट्रांसवर्सल। क्या बोले इसको हम लोग? यस, वी विल कॉल इट एज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल करता क्या है? दो लाइन को तोड़ने का काम करता है। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो हम लोग को पता ही है क्या होता है। ये चैप्टर के अंदर हम लोग तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। एक तो दो चीज कंफ्यूजन जो होगा आप लोग को, ओवरऑल कंफ्यूजन जो होगा, एक तो होगा थ्योरम पे कंफ्यूजन, भाई थ्योरम कब अप्लाई करें और टेस्ट कब अप्लाई करें। ये दो चीज कंफ्यूजन में होगा, बिकॉज दोनों में कॉन्सेप्ट तो सेम रहने वाला है। कौन सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है पता है? ये दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है जेड, टी एंड सी। ये हमने लास्ट ईयर भी किया था, 8th स्टैंडर्ड में, अगर याद रहेगा आप लोग को। व्हाट इज जेड? जेड स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट एंगल। आप लोगों को पता होगा जेड जो था वो अल्टरनेट एंगल के लिए था, ये अल्टरनेट एंगल के लिए था आपका, ठीक है। जेड जो था अल्टरनेट एंगल के लिए था, और टी जो था आपका दैट वाज नथिंग बट फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए था, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए था। और ये जो सी था वो आपका इंटीरियर एंगल के लिए था, राइट। डोंट वरी, अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो भी हम लोग वापस रिवीजन करेंगे, डोंट वरी, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट वापस क्लियर हो जाए, ठीक है, और आप लोग ध्यान से समझ सको इसको। ये तीनों चीज को हम लोग ध्यान से करेंगे। और फिर थ्योरम कब होता है और टेस्ट कब होता है वो बेसिक्स में क्लियर करते हैं। और जब हम लोग थ्योरम, अच्छा आपको टेस्ट में अलग से थ्योरम सॉल्व करने बोलोगे, वो थ्योरम हम लास्ट में सॉल्व करेंगे आफ्टर एक्सरसाइज। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना हुआ थ्योरम्स के लिए, स्पेशली फॉर थ्योरम्स, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उसका अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बात करते हैं इसके डिटेलिंग के अंदर, ठीक है, व्हाट आर द डिटेलिंग्स और क्या क्या इसके अंदर हम लोग करना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इस पूरे बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सपोज आपका ये लाइन है पैरेलल लाइंस, और यहां से आपका ये जा रहा है ट्रांसवर्सल। ये डायग्राम नंबर ए, वैसे मैं बी बना देता हूं, सेम डायग्राम बनाता हूं, सेम टाइप ऑफ डायग्राम, बट कॉन्सेप्ट सब में सेम अलग अलग रहेगा। हर एक के अंदर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। आप लोग भी हो सके तो मेरे साथ साथ बना दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ सी। अब इसका डिटेलिंग करने वाले हैं, और एक बार डिटेलिंग आ गया तो फिर एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। और आपका जो पहला एक्सरसाइज है जो कि 2.1 है, वो पूरा थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, ना कि टेस्ट के ऊपर। थ्योरम्स से रिलेटेड है, तो थ्योरम्स के बारे में समझने वाले हैं। तो हम लोग ये जो 3 है वो 3 थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे अभी, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्योरम्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्योरम्स, राइट। 3 theorems which we need to understand. The concept has to be understood very nicely. So concept पे ध्यान देते हैं, ठीक है। Let's name it M, N, L, इसको देते हैं P, Q, R, इसको देते हैं A, B, C। चलो यहाँ पे मैंने सिंपल नेम दे दिया, that is लाइन को नेम दिया। I have given name to the lines over here, ठीक है। I will divide this full board into 3 parts for a better understanding. अब जरा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, और हर एक को कॉन्सेप्ट में डालने की कोशिश करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जेड को डालते हैं, दैट इज जेड इज फॉर नथिंग बट अल्टरनेट एंगल। जेड किसके लिए था आपका? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, ओके। अच्छा अभी हम लोग थ्योरम कर रहे हैं, तो थ्योरम में आपको क्या गिवन होना चाहिए? गिवन होगा हमेशा, थ्योरम कब अप्लाई होगा? जब आपके पास ये सब चीजें ऑलरेडी होगी। गिवन क्या होना चाहिए आपके पास? ये सब गिवन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन एम पैरेलल टू लाइन एंड, ये ऑलरेडी पैरेलल होना चाहिए। साथ साथ में उसके साथ एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए, दैट इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पे कौन सा मुझे बताओगे? ट्रांसवर्सल यहाँ पे है आपका लाइन एल, ट्रांसवर्सल जो है वो आपका लाइन एल है यहाँ पे। तो ये गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा होनी चाहिए, तो ही आप ये थ्योरम अप्लाई कर पाओगे, दैट इज अल्टरनेट एंगल थ्योरम अप्लाई कर पाओगे, जो कि फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। नाउ मैं अच्छे से लिख देता है यहाँ पे नाउ। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम के लिए हम लोग क्या चाहिए? वी नो जेड बनाते हैं हम लोग, हमेशा याद रखते हैं आपको बनाना होता है जेड। देखो यहाँ पे मैं ऐसा जेड बनाता हूँ, एक हो गया सीधा जेड, ऐसा जेड, ठीक है। उसमें बताओ ये वाला एंगल से इक्वल होगा। सपोज इसको मैं लेता हूँ
लेट्स अज्यूम दिस एज ए एंड दिस एज बी, इसको एंगल बी लेते हैं। तो बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, बाय थ्योरम मतलब जब ये दिया रहेगा तो बाय थ्योरम मेथड से हम लोग बोल पाएंगे एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। ये हो गया टू प्रूव, ये हो गया आपका टू प्रूव। अभी उल्टा जेड बनेगा यहाँ पे, अब ध्यान से देखोगे एक सीधा जेड बना, अब इसी में अगर उल्टा जेड बनाऊंगा तो भी बनना है राइट। ये तो यहाँ पे ऐसा उल्टा जेड, यहाँ पे ये और ये वाला जो पार्ट है वो इक्वल होगा, सी और डी इक्वल हो जाएगा, है ना, सी और डी इक्वल हो जाएगा राइट। तो नेक्स्ट पार्ट में आके राइट ओवर हियर एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डी, और ये भी हमारा टू प्रूव हुआ है। तो हमेशा याद रखना, तो हम लोग को दो जोड़ी मिलेगी अल्टरनेट एंगल के अंदर, विल गेट अल्टरनेट एंगल के अंदर विल गेट टू पेयर्स, विल गेट ऑलवेज रिमेंबर टू पेयर्स, ओके। जेड एक सीधा जेड बनेगा और एक उल्टा जेड बनेगा, और हमेशा इस तरफ देखना, एंगल अंदर की तरफ होता है हमेशा, ठीक है। ये लो जैसे यहाँ पे सी और ये डी, ए और ये बी। चलो अब आपसे ये पहला लफ्ज समझ में आया, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज नथिंग बट हम लोग देखने वाले हैं टी वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज नथिंग बट करस्पॉन्डिंग एंगल। हम लोग करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल का एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम कैसे करते हैं ध्यान से देखना। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बहुत ही आसान है और इसका एक टेक्निक बनाया। लेट्स नेम एवरी नंबर, राइट, एवरी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, एफ, जी और एच, इसको नाम दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसका टेक्निक देखना और देखो कैसे सॉल्व करने वाला हूं मैं। हमेशा इसका एक टेक्निक है, ठीक, ये फॉलो करो या ना करो बट ये टेक्निक हमेशा अप्लाई होगा। देखो क्या है वो टेक्निक, सिंपल आपको देखना है। अगर मैं ये ले रहा हूँ इस तरफ, देखो इस तरफ, ये लाइन के इस तरफ वाला पार्ट देख रहा हूँ, अगर मैं बी ले रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग बी, उसके बाजू वाला छोड़ दो, उसके बाजू वाला छोड़ दो, उसके बाद कौन सा आ रहा है ई, तो हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड, हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल होता है, हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल होता है। तो एंगल पहला पैर मिल गया हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे भी गिवन सेम होगा, गिवन आपको लिखना है, क्या होगा गिवन, ये दो लाइन है, लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन क्यू एंड ट्रांसवर्सल, आपका ट्रांसवर्सल जो रहेगा विल बी नथिंग बट लाइन आर, लाइन आर। ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है, राइट। तो पहला पैर जो रहेगा आपका होगा एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। एंगल बी जो रहेगा एंगल ई से इक्वल हो जाएगा, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ई। अब जरा नेक्स्ट देखो, सेम एक को फर्स्ट को थर्ड से मिलाना है हम लोग को। अब देखो ये बी वाला तो हो गया, अब इसको रफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं, अभी नेक्स्ट वाला सी देखते हैं। सी के लिए ध्यान से देखो, उसके बाद वाला कौन सा रहेगा ई, ई कट हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड वाला कौन सा होगा, 1, 2 एंड 3। तो थर्ड वाला एंगल यहाँ पे सी का एच के साथ जोड़ी हो रही है, सी की एच के साथ जोड़ी हो रही है, तो एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एच। तो हमेशा याद रखना आपको फर्स्ट को थर्ड से मिलाना। अभी सेम इस तरफ करो, एंगल ए के बाजू वाला छोड़ दो, उसके नेक्स्ट वाला छोड़ दो, उसके नेक्स्ट वाला पकड़ो। ए के बाजू में कौन सा है डी, उसको लेना नहीं, उसके बाजू वाला कौन सा एफ, यस लेना है उसको। तो एंगल ए जो रहेगा आपका एफ से इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ से इक्वल होगा। अभी चलो ए हो गया, अभी उसके बाद क्या आएगा डी, डी के बाद कौन सा एंगल आ रहा है एफ, तो वो पकड़ना नहीं है, हम लोग को फर्स्ट एंड थर्ड पकड़ना है। तो फर्स्ट क्या डी है और थर्ड वाला कौन सा एंगल है जी, तो एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल जी, एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल जी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम लोग कितने पैर मिलेंगे, 4 पैर मिलेंगे, यू विल गेट 4 पेयर्स, यू विल गेट 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। और हमेशा याद रखना आपको, हमेशा कैसे करना है, ये वाला एंगल फर्स्ट होगा सपोज, इसको छोड़ देना है और वो उसको थर्ड से इक्वल कर देना है। फर्स्ट एंड थर्ड हमेशा इक्वल होता है। जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो कभी भी रॉन्ग होगा नहीं, और हमेशा राइट होगा, आई अश्योर यू, ठीक है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नथिंग बट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट। सी बनाना है, एक उल्टा सी और एक सीधा सी। सपोज यहाँ पे ए लेता हूँ, ये बी लेता हूँ, ये सी और डी। और हमेशा अगर इंटीरियर एंगल थ्योरम में, इंटीरियर एंगल थ्योरम में, इंटीरियर एंगल थ्योरम के अंदर, ठीक है, व्हेन विल ऐड, वापस गिवन सेम, वापस वो सब कुछ गिवन रहेगा आपके पास, दैट इज एंड लाइन ए विल बी पैरेलल टू लाइन बी, ये आपको गिवन रहेगा। ट्रांसवर्सल भी आपको दिया रहेगा, ट्रांसवर्सल जो रहेगा वो आपका होगा लाइन सी। ये सब आपको देना, ये सब रहेगा तो ही आप लोग कर पाओगे थ्योरम। थ्योरम के लिए आपको याद रखना पैरेलल दिया रहेगा और आप उसका पैर इक्वलाइज करोगे, ठीक है। तो ना, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ये हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, दैट इज एंगल ए, ये जो एंगल, ये जो सी बना रहा हूँ वहाँ पे जो एंगल आ रहा है ए एंड बी, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो जाएगा। सेम है एंगल सी प्लस एंगल डी जो रहेगा वो आपका हो जाएगा 180
डिग्री। क्यों? बिकॉज बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों एंगल को अगर इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए। वो याद रखना बहुत जरूरी होगा, वो याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। आई होप से ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। थ्योरम जो रहेगा वो कब अप्लाई होता है? सिंपल लॉजिक में थ्योरम की बात करें, थ्योरम हमेशा अप्लाई कब होगा? जब आपको पैरेलल लाइन दिया रहेगा और फिर आपको पेयर्स ढूंढने, उसको जोड़ी बतानी है, ठीक है, इक्वलाइज करना है पैरेलल से एंगल। याद रखना थ्योरम कब होता है? पैरेलल से एंगल जाने हो, पैरेलल से एंगल, ठीक है। थ्योरम कब होगा? When we need to prove from पैरेलल से, अगर पैरेलल दिया हुआ है और एंगल को प्रूव करना है, पैरेलल दिया हुआ है और एंगल को प्रूव करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, इंटर एंगल थ्योरम एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम, जिस पे 2.1 वाला एक्सरसाइज बेस्ड है। चलो गाइस, सो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको पेज नंबर कौन से पेज पे दिया हुआ है? 17 पे दिया हुआ है। 17 पेज आपका टेक्स्ट बुक खोल के रखो। तो भी मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है आप लोग के लिए। जस्ट आपको ध्यान देना, फोकस करना इस सम के ऊपर। बहुत ही आसान सा सम है जो कि थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, याद रखना थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। चलो सबसे पहले देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हम लोग सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट इज 85 डिग्री एंगल DHP, एंगल DHP इज नथिंग बट 85 डिग्री। हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आगे की इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है, तो सबसे पहले ढूंढना है हम लोग को एंगल RHD। हम लोग ढूंढना है एंगल RHD, ठीक है। वी नीड टू फाइंड एंगल RHD, एंगल RHD। अब जरा ध्यान से देखो RHD कहां पर है, आप देखोगे तो बाजू में ही है उसके। गाइस हमेशा याद रखना, जब एंगल बाजू बाजू में होता है तो हम लोग हमेशा अल्टरनेट लीनियर पेयर यूज करते हैं। हम लोग कौन सा यूज करते हैं? हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे RHD ढूंढने के लिए विल यूज दिस कॉन्सेप्ट एज लीनियर पेयर, ठीक है। सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब लीनियर पेयर में दो एंगल बताओ। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ये D, ये H, ये P और इस तरफ है अपना R, ठीक है। अब ये दो एंगल के नाम बताओ। एक तो एंगल हो गया आपका एंगल DHP प्लस एंगल DHR, DHP एंड DHR, DHR will be equal to nothing but 180 डिग्री। और इसे लिखना है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, इन अ लीनियर पेयर। बहुत ही आसान है बाजू बाजू वाला एंगल ढूंढना, ठीक है। वैल्यू इसमें से एक का वैल्यू पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ DHP, वी नो द वैल्यू ऑफ DHP दैट इज नथिंग बट 85 डिग्री। तो विल सब्स्टिट्यूट 85 ओवर हियर एंड एंगल DHR वैसा वैसा यहाँ पे रहेगा और ये होगा 180 डिग्री। चलो अभी 85 उस तरफ भेज देते हैं। बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर? 180 माइनस 85, तो ये हो जाएगा एंगल DHR। जब 180 में से 85 चला जाएगा तो बचेगा 95 डिग्री। एंड ये आपका पहला था जो आपको ढूंढना था। अच्छा, DHR एंड RHD इज वन ऑफ द सेम, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने डायग्राम के हिसाब से नाम चेंज कर दिया। सो देयरफॉर आप लिख दो यहाँ पे एंगल RHD इज इक्वल टू 95 डिग्री। कोई ज्यादा रॉन्ग होगा नहीं या कोई फर्क ज्यादा होगा नहीं। आई होप सो पहला RHD ढूंढना आपको समझ में आ गया कैसे RHD ढूंढते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उसके अंदर कैसे ढूंढते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो आपको बोला है PHG ढूंढना, आपको क्या ढूंढना है? आपको PHG। तो देखो PHG कहां पर है? PHG। तो वापस दिमाग लगाओगे, अगर मुझे ये वाला एंगल मिल चुका है, ये वाला एंगल मुझे मिल चुका है, कितना मिला? 95। तो अगर ध्यान से देखो तो ये सामने वाला एंगल होगा, उसका एग्जैक्टली अपोजिट एंगल होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इस वर्टिकली अपोजिट। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल से इक्वल हो जाएगा। क्यों? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सेकंड वाला लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेकंड लिख देता हूँ और लिखूंगा मैं यहाँ पे एंगल। कौन से दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है? DHR, एंगल DHR विल बी इक्वल टू नथिंग बट PHG। वर्टिकली अपोजिट देखो कैसा आता है, ये देखो DHR और यहाँ पे PHG, मतलब ये वाला एंगल से इक्वल है। तो DHR विल बी इक्वल टू एंगल PHG और यहाँ पे लिखूंगा मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको पूरा लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बस आपको पता है एक का वैल्यू तो 95 है, सिंस एंगल DHR दैट इज RHD वन ऑफ द सेम इज इक्वल टू 95 डिग्री, देयरफॉर एंगल PHG जो रहेगा वो भी आपका हो जाएगा 95 डिग्री, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमको सेकंड वाला पार्ट भी मिल गया। आई होप सेकंड वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा, राइट। चलो याद तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं इसके बाद वाला दैट इज पार्ट 3 कैसे करेंगे इसके अंदर का, ठीक है ना। पार्ट 3 रफ कर देता हूं मैं। ये सेकंड वाला था आपका, आपने लिख दिया होगा सबने, आई होप सो, ठीक है। अब मैं पार्ट 3 कर रहा हूं। तो पहला वाला तो लीनियर पेयर था, फिर सेकंड वाला मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 95 बिकॉज यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिल चुका है।
तो आई गॉट दिस वैल्यू ऑल्सो. नाउ आई विल गो टुवर्ड्स थर्ड वाला वैल्यू. कैसे ढूंढे थर्ड वाला वैल्यू? दैट इज मुझे ढूंढना है HGS. HGS. ध्यान से मैं वापस यहाँ पे एक बार डायग्राम बनाता हूँ गाइस. मुझे DHPN मुझे इससे मतलब है मुझे ये वाला एंगल ढूंढना है. और मुझे अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे 85 डिग्री दिया हुआ है. अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पे एक T बन रहा है. देखो यहाँ पे एक T बन रहा है. लेकिन ध्यान से देखोगे और T स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल. तो यहाँ पे ये वाला एंगल उसके बाजू वाला एंगल छोड़ के थर्ड वाला एंगल मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगेगा. ये वाला एंगल से इक्वल है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल मेथड, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. सो देयरफॉर आई राइट ओवर हियर एंगल DHP will be equal to angle HGS by corresponding angle theorem. By corresponding angle theorem. अभी यहाँ पे ये गलती लोग ऐसा करते हैं, बता रहा हूँ गलती क्या है आप लोग ने. राइट, नॉर्मली लोग ऐसे लिखते थे डायरेक्ट स्टार्टिंग में, बट ऐसा अलाउ नहीं है. आपको इसके पहले कौन से दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कौन सा है वो लिखना बहुत जरूरी है. तो इसके पहले दो लाइन और एड अप हो जाएगी. यू नीड टू राइट लाइन विच लाइन इज पैरेलल टू विच लाइन. तो यहाँ पे RP इज पैरेलल टू लाइन MS MS. हाँ, लाइन MS. ओके, ये दो पैरेलल है. और ट्रांसवर्सल कौन सा है एंड ट्रांसवर्सल कौन सा वो भी लिखना जरूरी होता है. एंड ट्रांसवर्सल इज DK. ट्रांसवर्सल है लाइन DK. ठीक है, तो आपको ये पूरा ऐसे लिखना होगा. ये दो लाइन लिखनी होगी तब जाके आपको ये इसका मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. बिकॉज थ्योरम के लिए आपको हमेशा याद रखना है, थ्योरम लिखना होगा तो आपको दो चीजें मेंशन करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि वो लाइन कौन सी पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कौन सा है. चलो वो तो हो गया. अब ये DHP, अगर सिंस एंगल DHP इज 85 डिग्री, सिंस ये वाला एंगल 85 है तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल भी 85 होगा. देयरफॉर एंगल HGS जो है, राइट, HGS जो है वो भी क्या होगा आपका 85 डिग्री. और इसको बॉक्स में मार्क कर देते हैं. ये वाला सम भी एकदम ही आसान, सिर्फ करस्पॉन्डिंग डाला था और सम हो गया अपना डन. तो यहाँ पे मैं लिख दूँ HGS यहाँ पे 85. लास्ट आई नीड टू फाइंड दैट इज MGK. देखो MGK ये रहा. MGK अगर ध्यान से देखो तो ये रहा, राइट, और वो एग्जैक्ट इसके सामने ही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो देयरफॉर आई राइट फोर्थ वाला तो बहुत ही आसान. ठीक है, एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल MGK. यहाँ पे लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंड सिंस आई नो दैट HGS का वैल्यू पता है, सिंस एंगल HGS इज इक्वल टू 85 डिग्री, देयरफॉर एंगल MGK जो मुझे ढूंढना था विल बी ऑल्सो 85 डिग्री. एंड माई सम इज डन. फर्स्ट सम बहुत ही आसान था. 4 स्टेप में हम लोग ये सम कर लिया. पहला स्टेप था आपका लीनियर पैर, फिर वापस वर्टिकली ऑपोजिट, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंड द लास्ट अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और ये सब हमारा एकदम ही आसान तरीके से खत्म हो गया. आई होप सो सबको ये समझ में आया होगा. आई होप सो आप लोग लिख रहे होगे और प्रैक्टिस कर रहे होगे इसके साथ साथ. बिकॉज सिर्फ वीडियो देख के फायदा नहीं होगा, आपको लिखना होगा, प्रैक्टिस भी करना होगा साइड बाय साइड. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, भले आपके पोर्शन में से कट हो चुका है ये साल के लिए 2020 में, बट ध्यान से ये सब आपको समझ में आना चाहिए और सॉल्व करने आना चाहिए. इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका. बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना. तो गाइस पहले तो हम लोग ढूंढना है यहाँ पे एंगल A. तो एंगल A रहा. अगर ध्यान से देखोगे तो ये बाजू वाला एंगल होता है और बाजू वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पैर. तो पहला तो मैं ढूंढ पाऊंगा पार्ट 1 दैट इज एंगल A प्लस एंगल 110. एंगल A प्लस 110 विल बी नथिंग बट 180 डिग्री क्यूब एंगल्स इन अ लीनियर पैर. कैलकुलेट सिंपल एंगल्स इन अ लीनियर पैर. एकदम ये आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, तो एंगल A का वैल्यू तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको. चलो, देयरफॉर 110 उसका चल जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, राइट. 110 माइनस होगा तो एंगल A का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 70 डिग्री. ठीक है, तो पहला वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया यहाँ पे ऐसे ही. चलो अभी देखते हैं सेकंड कैसे निकालेंगे. सेकंड हम लोग ढूंढना है B. अब यहाँ ध्यान से देखो B का कोई रिलेशन नहीं है. अब अच्छा दूसरी बात, पहला लाइन कौन सा है? ये दो आपके पहला लाइन है और ये दोनों L और M जो ये दोनों है वो ये दोनों जो आपका है वो आपके ट्रांसवर्सल है. ओके, आपके ट्रांसवर्सल. तो उसको पहला लाइन मत गिन लेना, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा सब कुछ. ठीक है, तो अगर मैं ये दो पहला लाइन लेता हूँ और ये लाइन L ट्रांसवर्सल को कंसिडर करता हूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? क्या कोई कनेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो व्हाट आई डू, आई अज्यूम ओवर हियर एज E. एक नया अल्फाबेट लेता हूँ E. अब क्या कर पाऊंगा मैं यहाँ पे? इंटीरियर एंगल अप्लाई कर पाऊंगा. इंटीरियर एंगल अप्लाई करने के बाद इसको वर्टिकल ऑपोजिट करके मैं B का एंगल ढूंढ सकता हूँ, B एंगल ढूंढ सकता हूँ. तो व्हाट आई डू, मुझे इंटीरियर एंगल अप्लाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लिखना पड़ेगा लाइन, कौन से दो लाइन पैरेलल है? एंड लाइन P और लाइन Q पैरेलल है. लाइन P पैरेलल टू लाइन Q.
एंड ट्रांसवर्सल कौन सा वो लिखना आपको। ट्रांसवर्सल आपका कौन सा होगा, ट्रांसवर्सल आपका एल होगा, लाइन एल, बिकॉज लाइन एल के ऊपर हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। ट्रांसवर्सल हो गया लाइन एल, पूरा लिखना आपको लाइन एल। चलो लाइन एल लिख दिया। अब हम लोग सिंपल है इंटीरियर एंगल डालना है यहाँ पे, तो बताओ इंटीरियर एंगल से ऑलवेज सप्लीमेंट्री, तो 110 प्लस एंगल ई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इंटीरियर एंगल थ्योरम लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल थ्योरम में समझ जाएगी कि वो हाँ भाई वो 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल थ्योरम में जो भी एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, एंगल ई का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। सो एंगल ई को क्या रखते हैं 110 उस तरफ भेजते हैं, तो क्या होगा इस -110 हो जाएगा, एंड दैट विल बी नथिंग अगेन 70। एंगल ई का वैल्यू मुझे मिल गया है 70। अब मुझे बताओ एंगल ई के सामने वाला एंगल बी है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर आई कैन से दैट, देयरफॉर सिंस एंगल ई आपके पास पता है, आपको वैल्यू पता है एंगल ई का, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, और ये मैंने मार्क कर दिया बॉक्स में, बिकॉज ये मेरा परफेक्ट आंसर है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। तो एकदम ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो क्या हम लोगों ने क्या ढूंढ लिया, एंगल ए ढूंढ लिया, एंगल बी ढूंढ लिया, अब एंगल सी और एंगल डी की बारी, ठीक है। तो देखते हो कैसे करेंगे। आई होप से इतना आप लोगों ने लिख दिया होगा। आई रफ इट आउट दिस, ये वाला पार्ट में रफ करने वाला हूँ, तो ध्यान से फटाफट लिख दो। चलो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके लिख सकते हो, वॉट एवर यू वांट टू डू। एंगल सी ढूंढना है अभी, थर्ड वाला पार्ट। एंगल सी कैसे ढूंढते देखते हैं। एंगल सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ध्यान से देखो। अब ये रफ कर देते हैं। अब ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर वाला पूरा रफ कर दो तो भी कोई वांधा नहीं होगा। ये वाला पार्ट समझने के लिए अभी ये रफ कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए, ठीक है। अब सिर्फ इतने से ही मतलब है हम लोग को, जो बनाया है मैंने अभी यहाँ पे जो डायग्राम है, मुझे इतने पे सब ऑब्जर्वेशन करना है। ध्यान से देखो, मुझे ढूंढना है एंगल सी पहले तो, आई हैव टू फाइंड एंगल सी। अब जरा ध्यान से देखो, ये 115 है, राइट। यहाँ पे भी एक एंगल आना चाहिए, बड़ी कट कर दूंगा। ये वाला एंगल टी बना रहा है, इन शॉर्ट टी बना रहा है, या फिर फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल, तो फर्स्ट वाला थर्ड से इक्वल होगा, आपको मैंने समझाया था बाय रूल। तो एंगल सी का वैल्यू ऑटोमेटिक 115 होगा, व्हाई, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो आई नो दैट एंगल सी will be equal to 115 by corresponding angle theorem। corresponding angle theorem से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बट इसके पहले मैंने बताया था डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं नहीं, we need to write all the things। कौन लाइन कौन से पैरेलल है, लाइन P is parallel to line Q, ये लिखना पड़ेगा आपको। साथ में ट्रांसवर्सल का नाम लिखना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल इज लाइन, आपका लाइन M इज द ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा आपको भाषण लिखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग लिख पाओगे दैट एंगल C इज इक्वल टू 115। तो ये वाला भी खत्म हो गया। एंड द फोर्थ वन व्हिच वी नीड टू फाइंड इज D। अगर D देखोगे तो ध्यान से देखो, तो बाजू बाजू वाला एंगल है, और बाजू बाजू वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, दैट इज लीनियर पेयर होता है। सो एंगल D प्लस 115 विल बी इक्वल टू नथिंग बट 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 115। सॉल्व करके देखो एंगल D का वैल्यू मिल जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 180 माइनस 115 कितना आ रहा है देखो। सॉल्व करके देखो कितना हो रहा है, 180 में से 115 माइनस कर देना है, सिंपल है, ठीक है। ये 10 ये 5 होगा, 7 में से 1 गया तो 65, यू विल गेट आंसर 65 एंड योर आंसर विल बी डन, दैट इज एंगल D इज इक्वल टू 65। सो आपको ABCD पूरा वैल्यू मिल चुका है एकदम ही आसान तरीके से। आई होप सो सबको समझ में आएगा। थ्योरम कब अप्लाई होता है, जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं और उसके पास एक ट्रांसवर्सल होता है, तब थ्योरम अप्लाई होता है, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान, बहुत ही इजी टेक्निक है, ठीक है। आपको क्या बोला कि डायग्राम दिया हुआ है और आपको ABC का वैल्यू ढूंढना है, 3 वैल्यू है ABC का, वो ढूंढना है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 45 है, अगर देखा जाए तो अभी आप लोग देखोगे तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। बट अगर मैं एक चीज यहाँ पे कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इसको E अज्यूम कर दूं, तो पहले तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, पहला स्टेप वर्टिकली अपोजिट हो गया। सेकेंड में मुझे इंटीरियर एंगल से A मिल जाएगा, अगर A मिल गया तो वापस जो भी A का वैल्यू देगा वो B से वैल्यू इक्वल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। एंड द लास्ट B और C जो है वो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर देखोगे यहाँ पे B जो है ये एंगल को छोड़ के वाला एंगल से इक्वल है, तो B और C जो है
वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इन शॉर्ट अगर आप यहाँ पर ई अज्यूम कर रहे हो तो आपका पूरा सम ऑटोमेटिकली खत्म हो रहा है। तो लेट्स सॉल्व इट आउट। देखो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, बहुत ही आसान टेक्निक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एंगल ई को राइट अज्यूम किया, ठीक है, और एंगल ई को अज्यूम करने के बाद हम लोगों ने इक्वल कर दिया 45 डिग्री से। एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल 45 बाय व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पूरा लिखना है, ठीक है। चलो ये हो गया, तो E मिल गया। अब मुझे E से ज्यादा वैल्यू, E से ज्यादा मतलब नहीं, मुझे A का वैल्यू चाहिए। तो अब मुझे एंगल A ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल बन रहा है मेरा। तो इंटीरियर एंगल थ्योरम डालने से पहले मुझे दो चीज लिखनी पड़ेगी। कौन लाइन किससे पैरेलल है? तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड ट्रांसवर्सल जो रहेगा आपका, ट्रांसवर्सल विल बी नथिंग बट लाइन P। ट्रांसवर्सल आपका हो जाएगा लाइन P। अब जब ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको, राइट, इंटीरियर एंगल में एंगल E विल बी एडेड टू एंगल A और इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज 180 डिग्री। यहाँ पे लिखना है बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम, बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। चलो इंटीरियर एंगल थ्योरम समझ में आ गया, एकदम ही आसान। अभी E का वैल्यू तो पता है 45, तो यहाँ पे E की जगह 45 डाल देता हूँ। एंगल वैसा वैसा रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल A को अकेला कर देंगे 180 माइनस ये 45 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 45 हो जाएगा। देयरफॉर डालना भूलना मत। देयरफॉर एंगल A का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 135 माइनस करने के बाद। एकदम ये आसान टेक्निक है सॉल्व करने का। एंगल A मिल चुका है, जैसे एंगल A मिला तो हम लोग उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल जाएगा B, बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सिंस एंगल A यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप लोग पूरा लिखना, मैं जो बोल रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा लिखना। सिंस एंगल A आपका 135 है, देयरफॉर एंगल B जो रहेगा वो आपका हो जाएगा 135 डिग्री ओनली। एकदम ही आसान टेक्निक है। तो एंगल B का वैल्यू भी 135 डिग्री मिलेगा। अब जब ध्यान से देखोगे लास्ट में, तो एंगल B और एंगल C भी इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। देखो मैं बताऊं कैसे, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी। ये सपोज एंगल 1 है, उसके बाजू वाला एंगल छोड़ दो, सेकंड वाला एंगल, ये 1 एंगल, सेकंड वाला एंगल छोड़ दो, उसके बाद वाला जो एंगल आ रहा है देखो ये थर्ड वाला एंगल हमेशा 1-3 से इक्वल होता है। मैंने समझाया था ना आपको, जब 1-3 से इक्वल होता है तब वो करस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल, लिखूंगा यहाँ पे एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। ये तो अभी आपको समझ में आ गया, बट मैंने बताया था डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, नहीं हो आप लोग उसके पहले लिखना पड़ेगा कौन किससे पैरेलल है। तो यू नीड टू राइट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। एंड ट्रांसवर्सल कौन सा है, एंड ट्रांसवर्सल इज लाइन P। आपका ट्रांसवर्सल यहाँ पे कौन सा है, लाइन P इज योर ट्रांसवर्सल। देखो ये लाइन दोनों पैरेलल है और यहाँ पे किस पे हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पे आपका जो लाइन M और A नहीं होगा गाइस, दो लाइन पैरेलल कौन सा है, P एंड Q, P N एंड P, N लाइन N एंड P, और ट्रांसवर्सल जिसपे ये काम हो रहा है वो M है, लाइन M, ठीक है। पहले वाले में क्या था, ये दोनों पे हो रहा था लाइन M और M पे, और ट्रांसवर्सल P था। अब ये दोनों पे हो रहा है लाइन N और P, और ट्रांसवर्सल आपका M है, ट्रांसवर्सल आपका M है। देयरफॉर आई कैन राइट दैट अगर एंगल B, सिंस एंगल B is equal to 135 degree, therefore I can say that angle C is equal to 135 degree. कट कर दो। So here we are done with the sum. Guys यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आया कि अगर आपने E अज्यूम किया तो कुछ लिखने की जरूरत है या नहीं लिखने की जरूरत है? हाँ जरूरी है, अब लिखना चाहिए तो लिख सकते हो। Let us assume angle E as shown in the figure, ये लिख दो तो आपको थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। अगर आप कोई नंबर या कोई अल्फाबेट अज्यूम करो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम सो एंड सो नंबर एज पर द फिगर। जैसे डायग्राम बनाया आप लोगों ने, डायग्राम बनाना जरूरी होगा आपको जब आंसर लिखो तभी भी, तो ये फॉलो करना, तो आपका ये सम भी आपको उसमें भी मार्क्स कटेगा नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सबका आंसर 135 आ रहा है। सबसे पहले हमने इंटीरियर एंगल थ्योरम डाला, फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम डाला, और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम डाल के सम खत्म किया। पहले किस पे डाला, इंटीरियर एंगल, पहले इस पे इंटीरियर एंगल डाला, ठीक है, फिर वर्टिकल अपोजिट तो पता है, और करस्पॉन्डिंग एंगल इस पे डाला उन्होंने, ठीक है, ये दोनों लाइन के ऊपर डाला, और ट्रांसवर्सल M था।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सम है और दिमाग भी बहुत अच्छा है यहाँ पे लगाना है। हम लोग इस सम में प्रूव क्या करना है वो समझ लो। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है ध्यान से, आपको ये सब पैरेलल वैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि ये जो एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड जो है शुड बी इक्वल टू पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। यू टू प्रूव दिस, टू प्रूव लिख देता हूँ यहाँ पे, यू टू प्रूव एंगल एक्स वाई जेड शुड बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये हम लोग का मेन करना है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना के रखा है। मैंने इसको एक्स वाई को एक्सपांड कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। आई हैव एक्सपांडेड एक्स वाई इन डाउनवर्ड मैनर्स और उसको मैंने डी लिख दिया, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। सो लिखना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देना, तो लिख सकते हो आप लोग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक्सपांडिंग, एक्सपांडिंग एक्स वाई लाइन रे एक्स वाई या लाइन एक्स वाई, लाइन एक्स वाई एट पॉइंट या टिल पॉइंट डी एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, राइट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जब ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है। पहले यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट डालना है इस ऐसे वाले मेथड में, और फिर इसमें आपको करस्पॉन्डिंग एंगल का मेथड डालना है। दैट्स इट, आपको करस्पॉन्डिंग डालना है 2 बार। पहले आप लोग क्या करोगे, ऐसे वाले में डालो। तो मैं देखो बनाता हूँ आप लोग के लिए ऐसा वाला, ठीक है। ये देखो मैंने ऐसा बना के रख दिया आप लोग के लिए, ठीक है। ये y है और ये z है। यहाँ पे आपका ये d आ रहा है, देखो यहाँ पे एक्सपांड होकर यहाँ पे d आ रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पे q है, ठीक है। सो ध्यान से देखोगे अगर यहाँ पर, तो ये लाइन नॉर्मल सम जैसा बन गया आपका। ये जो ये ऐसा एक्सपांड हो रहा है, ये 2 ट्रांसवर्सल है। सो ये 2 पैरेलल लाइन है और ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल। ये वाला जो बीच से जा रहा है वो होगा आपका ट्रांसवर्सल। बस वही अप्लाई करना है। तो बताओ फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। स्टेप 1 देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कौन 2 लाइन पैरेलल है, लाइन वाई जेड, आई टेक लाइन वाई जेड पैरेलल टू लाइन क्यू आर, लाइन क्यू आर, ठीक है। लाइन क्यू आर एंड ट्रांसवर्सल का नाम, ट्रांसवर्सल कौन होगा यहाँ पे मुझे ध्यान से देखोगे तो ट्रांसवर्सल होगा वाई डी, ट्रांसवर्सल होगा। चलो तो यहाँ पे आपने देखा कि वाई जेड और क्यू आर ये आपका पैरेलल हो जाएगा और वाई डी आपका हो जाएगा नथिंग बट ट्रांसवर्सल। अब मुझे बताओ कौन से 2 एंगल करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कॉमन सेंस है ना। तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू एंगल वाई डी आर, वाई डी आर करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल थ्योरम। सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दैट्स इट, राइट। आपको ये वाला प्रूव करना था। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल देते, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब वापस हम लोग क्या करना है, ये 2 हो गया, अब इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब मैं क्या करने वाला पता है, अब ये 2 हो गया, अब मुझे स्टैंडिंग में डालना है ऐसा, ठीक है। स्टैंडिंग वाले में डालना है, ओके। ध्यान से देखिएगा हम लोग स्टैंडिंग वाले में, ये है आपका, ये पूरा बनाना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे आपका y आ रहा है, यहाँ पे आपका d आ रहा है, यहाँ पे आपका p और यहाँ पे आपका आ रहा है q, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें जो ट्रांसवर्सल हो जाएगा आपका, ये वाला लाइन होगा, वाई जेड वाला ट्रांसवर्सल हो जाएगा आपका, दिस विल बी अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ट्रांसवर्सल ये भी ले सकते हो, वेट। अब ट्रांसवर्सल इसी को ले लो, अब क्या करोगे, x y z p q, ये एक्सपांड हो गया, d हो गया यहाँ पे और ये r। सो व्हाट आई डू, आई टेक दिस 2 लाइन एंड ट्रांसवर्सल में इसको लेगा, ट्रांसवर्सल इसको होगा, इसको लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। नाउ तो आई टेक दिस 2 लाइन एज लाइन, ठीक है। ध्यान से देखो, सेकेंड पार्ट में लिखता हूँ मैं, लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन एक्स डी लिखो या एक्स वाई दोनों चलेगा, एक्स वाई लिख देता हूँ एंड ट्रांसवर्सल, एंड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मेरा नीचे वाला लाइन होगा, नीचे वाला लाइन होगा, बिकॉज दोनों में कॉमन ट्रांसवर्सल लेना है, ठीक है। नीचे वाला लाइन ले लो यहाँ पे, तो ट्रांसवर्सल होगा क्यू आर, ट्रांसवर्सल हो जाए आपका क्यू आर। अब मुझे बताओ यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल से इक्वल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल से इक्वल होगा। तो ध्यान से देखोगे तो एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल एक्स डी आर, एंगल एक्स डी आर। बट क्या मुझे एक्स डी आर चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में वाई डी आर है, आप लोग देखोगे यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई भी था, तो ये दोनों तीनों एक ही लाइन पे आ रहा है। तो व्हाट आई कैन डू, पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ इंस्टेड ऑफ एक्स आई कैन राइट वाई, आई कैन राइट वाई डी आर, क्यू रीजन क्या होगा, बिटवीननेस,
एक्स डैश वाई डैश डी, तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं तो उसको मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। एंड सिंस इसको मैं छोटा कर दूंगा तो क्या होगा मेरे पास, ये वाला एंगल इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कॉमन हो जाएगा। एंड therefore from 1 and 2 I can say that, therefore from 1 and 2 I can say that our sum is done। from 1 and 2 I can say that ये दोनों इक्वल है आपका ऑलरेडी। therefore एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर एंड योर सम इज डन। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से समझना जरूरी है, राइट। पहले देखो मैंने क्या किया, पहले ये दोनों लिया मैंने, राइट, और ट्रांसड्यूसर ले लिया वाई डी, ठीक है, ये दो ले लिया और ट्रांसड्यूसर ले लिया वाई डी। नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया, ये दो लाइन ले लिया और ट्रांसड्यूसर नीचे वाला ले लिया, ट्रांसड्यूसर नीचे वाला ले लिया। और क्या किया मैंने, इसमें दोनों में ध्यान से देखोगे तो इसको मैंने कॉमन कर दिया, दोनों के अंदर वो वाला एंगल आना चाहिए। पहले वाले में भी वाई डी आ रहा था और नेक्स्ट वाले में भी मैंने वाई डी लेके आया, जिससे मेरा सम आसान हो गया और सॉल्व करके मेरा इजी हो गया सम करना, ठीक है। तो याद है ना, पहले ट्रांसड्यूसर ऐसा लेना है, कॉन्सेप्ट ऐसा लेना है, फिर ऐसा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे वापस सेम रीजन लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा ये सम। वापस अगर नहीं समझा तो इसको वापस 2-3 बार पीछे जाके देखो, यू विल श्योरली कम टू नो, राइट।